नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम राष्ट्रधर्म में आप सभी का स्वागत है। चलिए रुख करते हैं आज की अहम खबर का। बिहार के पूर्व सांसद और जन अधिकार पार्टी के मुखिया पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर बिहार में सियासी उबाल देखने को मिल रहा है। कोई इनकी गिरफ्तारी का विरोध कर रहा है तो कोई इनके समर्थन में सड़क पर उतर आया है। इस बीच अपनी गिरफ्तारी पर पप्पू यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा आरोप लगाया है। पप्पू यादव ने ट्वीट कर कहा है कि नीतीश सरकार उन्हें कोरोना पॉजिटिव कर मरवाना चाहती है। बता दें कि बिहार के पूर्व सांसद और जाप प्रमुख पप्पू यादव को मंगलवार सुबह पटना में मंदिरी स्थित उनके आवास से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। पप्पू यादव सुबह के समय पीएमसीएच के कोविड वार्ड में गए थे। पप्पू यादव की गिरफ्तारी की खबर सुनकर उनके आवास पर समर्थकों की भीड़ जमा होने लगी। बीते सोमवार को भी पप्पू यादव पीएमसीएच गए थे। पुलिस के मुताबिक उनके पास कोई अनुमति नहीं है और उन्हें बगैर अनुमति के घूमने, सरकारी कार्य में बाधा डालने और लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के बाद जाप प्रमुख पप्पू यादव ने ट्वीट कर कहा, नीतीश जी प्रणाम, धैर्य की परीक्षा ना लें, अन्यथा जनता अपने हाथों में व्यवस्था लेगी तो आपका प्रशासन सारा लॉकडाउन प्रोटोकॉल भूल जाएगा। मेरा 1 माह पहले ऑपरेशन हुआ है, तब भी अपना जीवन दाव लगाकर जिंदगियां बचा रहे हैं। अभी मेरा टेस्ट हुआ, कोरोना नेगेटिव आया, आप लेकिन पॉजिटिव कर मुझे मारना चाहते हैं। सरकार से पूछे ना, उसमें हम क्या बोल सकते हैं भैया। ये तो अब ये ना इनसे पूछे ना कि क्या प्रॉब्लम हुई सरकार को, क्या नहीं हुई, हमको क्या पता भैया। ये इनसे ना पूछिएगा। आप लोग बाहर जाने नहीं दे रहे थे, देखिए सर, रोक दिया गया, बाधा मत पहुंचाइए। पहले रोक दिया गया। क्या ये इनसे डीएसपी साहब से, इंस्पेक्टर साहब से पूछिए ना भैया, ये इनसे पूछिए ना। पुलिस ने क्या कहा है? अब ये प्रशासन से न पूछिएगा। ये पूरी प्रशासन, मेरा गाड़ी मंगा दो, दूरी बनाइए। आप इनसे पूछिए ना पुलिस से क्या कहा। तो आप इंस्पेक्टर साहब से ना, डीएसपी साहब सुरेश बाबू आए, हमारे बुद्धा कॉलोनी के इंस्पेक्टर साहब आए, आप इनसे पूछिए क्या है, क्यों कारण है। एसएसपी साहब से पूछिए, डीएम साहब से पूछिए। मेरा सिर्फ इतना ही है कि 1.5 महीने से मैंने की कोशिश की है। 1.5 महीने से मैंने कोशिश किया बिहार को बचाने की। 1.5 महीने के गाड़ी का प्रयोग कर भ्रमण करना, इसके आरोप में केस हुई है इनके ऊपर। बिल्कुल कानूनी कार्रवाई की जा रही है। केस हुई है इनके ऊपर। कानूनी कार्रवाई की जा रही है। चलिए रोड खाली करिए और कृपया हम लोगों को जाने दीजिए, और रोड खाली करिए और कृपया वाहन को प्रस्थान करने दीजिए। कोतवाली सरकारी कार्य। तो कोरोना के चलते लगाए गए लॉकडाउन के उल्लंघन के मामले में पूर्व सांसद पप्पू यादव को अरेस्ट करने के मामले पर सियासत गरमाई हुई है। सुनिए पप्पू यादव के वकील संजय साहे ने क्या कुछ कहा। नहीं कर रही है वो तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन उन्होंने जो बताया, उनके जो वरीय पदाधिकारी थे, उन्होंने बताया कि हम इनको पेंडेमिक एक्ट में डिटेन किए हैं, और पेंडेमिक एक्ट में, और ड्यू टू इनके पास कोई वैलिड पास नहीं था और ये इधर उधर मैंने घूम रहे थे। यानी पप्पू यादव को रोकने के लिए फिलहाल उनको थाना लाया गया है। जी जी, उनके कथना सुन अभी तक जो उन्होंने मुझे बताया। राइटिंग में क्या कुछ हो पाया है या? राइटिंग में हमको उन्होंने कुछ नहीं दिखाया, कोई भी फर्दर कोई एफआईआर नहीं दिखाया है। तो उन्होंने सिर्फ यही बताया कि अभी फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन। इधर भी देखिएगा। हाँ। आपकी तरफ से अब आगे क्या कुछ किया जाएगा? अब तो वो जब सारा चीज कानून क्या इनका जब है, एफआईआर कौन सेक्शंस में है, क्या है, तब जब हम देखेंगे तभी उस पर हम बता पाएंगे। ऐसे तो हम भरवली तो आपको कुछ अभी भी इंतजार कीजिएगा। हाँ बिल्कुल इंतजार करेंगे। काहे कि हमारे जो क्लाइंट हैं 5 टर्म एमपी रह चुके हैं, अब 5 टर्म बेस्ट पार्लियामेंटेरियन अवार्ड उनको मिल चुका है, और वो इतने सोशल एक्टिविस्ट हैं, आप लोग तो जानते ही हैं कितना वो इस पेंडेमिक एक्ट में अपना जान को जोखिम में डालकर और सारा काम कर रहे हैं।
चलिए अब इस मसले पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। दो मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं, आरजेडी से प्रदीप यादव जी और जेडीयू से मनोज मनु जी। दोनों ही मेहमानों का स्वागत करती हूं एएनबी न्यूज पर। सबसे पहले मनोज जी, आपके साथ शुरुआत करना चाहेंगे। पप्पू यादव की गिरफ्तारी सुबह के समय हुई और उसके बाद से ही बिहार का माहौल गरमाया हुआ है। अब कई ऐसे राजनीतिक दल के नेता और प्रवक्ता हैं जो सरकार के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं और उनका ये कहना है कि द्वेषपूर्ण भावना से पप्पू यादव पर यह कार्रवाई की गई। मनोज जी, देखिए, कोई द्वेषपूर्ण भावना से किसी पर कार्रवाई नहीं की गई है। जो नियम है, जो कानून है, उसी के तहत किए गए हैं। लॉकडाउन लगा हुआ है, इसमें बिना परमिशन के कहीं आने जाने का कुछ होता नहीं है। जब तक परमिशन न मिले तो कहीं नहीं जाना चाहिए। हम खुद भी इसको पालन करने के लिए बार बार लोगों से कहा जा रहा है। तो उन्होंने लॉकडाउन को तोड़ने का काम किया, सरकारी काम में बाधा डालने का काम किया, तो उन पर एफआईआर हुए हैं। तो ये तो कानून की प्रक्रिया है, एफआईआर हुई है और उस पर हो। अब उसके बाद लोगों का बोलने का अपना अपना ढंग है, अपने अपने राजनीतिक दृष्टिकोण से राजनीतिक लोग इसको मतलब बोलते हैं। आम लोगों के ऊपर में भी उसका होता है, लेकिन कानून का अपना है। हम लोगों ने किसी को किसी द्वेषपूर्ण भावना से या किसी के खिलाफ कोई इस तरह की कार्रवाई नहीं की है। जो कानून में था, जिस कानून के तहत ही उन पर एफआईआर हुई। ठीक है। प्रदीप यादव जी, आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लेकर? देखिए मैम, सबसे पहले आपको नमस्कार। नमस्ते। और मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, हमारी पार्टी का स्टैंड जहाँ तक है, हमारे मुख्य प्रवक्ता जो हैं उन्होंने बयान दिया। हमारे कई कार्यकर्ता लगातार थाना में मौजूद थे। और सबसे बड़ी बात है, ये किस कानून की बात करते हैं? इनका कानून मुन्ना शुक्ला के लिए लागू नहीं होता है। अक्षरा सिंह को बुला करके इस लॉकडाउन में 5000 से ज्यादा भीड़ में 15 दिन हो गया मुन्ना शुक्ला की गिरफ्तारी नहीं हुई। ये इन्होंने अपने बेटे का शादी 4000 लोगों के साथ करने का काम किया। आज से 9 दिन हो गया। उनके लिए कानून नहीं है, कानून उस व्यक्ति के लिए है जिसने व्यक्ति के ऑक्सीजन से मरने वाले व्यक्तियों के लिए जीवन बचाया। कानून उस व्यक्ति के लिए है जिसने ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर के आम लोगों का जिंदगी बचाया। कानून उस व्यक्ति के लिए है जो लगातार आम परिवार, आम जनता के लिए दिन रात लगे हो। यही कानून का आता है कि आम जनता को सेवा करने वाले लोगों को गिरफ्तार करे। इनसे यह पूछिए कि लॉकडाउन के उल्लंघन में उनको गिरफ्तारी नहीं हुई है। 32 साल के पुराने मामले में गिरफ्तारी हुई है। सरकार ने अभी इससे पल्ला झाड़ने का काम किया है। अभी लॉकडाउन में गिरफ्तारी होती तो उनको पटना से बेऊर जेल भेजा जाता, उनको मधेपुरा भेजा गया है पुराने केस के मामले में। बस इनको बस यही डर था कि पप्पू यादव जिस तरह उजागर हर चीजों को कर रहे थे, इनका एम्बुलेंस लगा करके राजीव प्रताप रूडी ने रखा था 40 से 50 एम्बुलेंस इस परिस्थिति में, और जिस तरह गदहार स्वास्थ्य व्यवस्था का पोल खुल रहा है। यादव परिवार के पास तो सारे पास है ना प्रदीप जी, मैं ये पूछना चाह रही हूँ क्योंकि अभी हम देख पा रहे थे कि तेज प्रताप भी किस तरीके से अस्पतालों का दौरा कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। तो कल को कहीं उनके साथ तो कोई घटना नहीं घटित हो जाएगी? पास लेकर ही घूम रहे हैं ना वो, जो भी निरीक्षण कर रहे हैं इस समय। अरे मैम, सबसे बड़ी बात यही है ना, इनको इस चीज का डर है ना। इन्होंने 17 साल के शासन काल में बिहार में सबसे अधिक 2 सेक्टर को बर्बाद किया, एक स्वास्थ्य और एक शिक्षा को। इसने बर्बाद करके चौपट कर दिया। आज पीएमसीएच की स्थिति देनी है, आईजीएमएस का स्थिति देनी है, लोग मर रहे हैं ऑक्सीजन के बिना। और इनके जो स्वास्थ्य मंत्री है, प्रवासी स्वास्थ्य मंत्री, जो हमेशा टूर पर आते हैं, उनसे कोई कल्पना नहीं किया जा सकता। स्थिति बहुत भयावह है। इससे बचने के लिए किसी का भी गिरफ्तारी करा सकते हैं। ठीक है, बताइए मनोज जी, पप्पू यादव की गिरफ्तारी इसलिए हुई क्योंकि डर लग गया था आपकी सरकार को कि कहीं वो ज्यादा प्रसिद्ध ना हो जाएं, लोकप्रिय ना हो जाएं, या फिर आपकी कमियों का खुलासा ना करने लगे, इसलिए समय रहते ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया? क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो लोगों की मदद कर रहे थे। देखिए,
लोगों के मदद करना कहीं से भी खराब नहीं है, लेकिन वो नियम कानून से होता है तो कानून होना चाहिए। लॉकडाउन से पहले कोई रुकावट नहीं थी, लॉकडाउन के बाद से ही एक कानून बना कि लोगों को घर में रहना चाहिए और उसको उस हिसाब से होना चाहिए। अब जहां तक मेरे फाजिल भाई बात कर रहे हैं तो इनको पूछिए ना कि इनके तेजस्वी यादव का अभी तक मुंह क्यों नहीं खुला। इनके तेज प्रताप ट्वीट किए कि जल्द रिहा करे पप्पू यादव को और 10 मिनट के बाद उसको हटा दिए। तो पहले तो ये इसका क्लियर करे ना कि इनके पार्टी के जो विपक्ष के नेता है तेजस्वी यादव जी, वह इस गिरफ्तारी के पक्ष में है कि विरोध में है। अगर पक्ष में या विरोध में है तो उन्होंने क्यों नहीं, सभी नेताओं ने अपना पक्ष विपक्ष दिया, लेकिन इनके तेजस्वी यादव क्यों मुंह चुप कर गए। इनके तेज प्रताप जी ट्वीट में जारी करने के बाद क्यों आधे घंटे के बाद ट्वीट को मिटा दिए। तो हमने तो आपको कहा कि जो कानून कहता है उस कानून के अनुसार चलता है। इसमें जो लोग भी आएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, जांच की जा रही है। जो लोग भी इस लॉकडाउन के अंदर बिना नियम कानून के निकले हैं उन पर जरूर कार्रवाई होगी, या चाहे मुझे एक बात बताइए, यादव परिवार पप्पू यादव की गिरफ्तारी के पक्ष में है या विपक्ष में है, इससे आपकी सरकार का क्या लेना देना? आप लोगों पर क्या फर्क पड़ रहा है इस बात का? नहीं दिया। ये जो अभी बोल रहे हैं वो तो बोलेंगे सर, वो तो विपक्ष में बैठे हैं, वो तो हर चीज पर सवाल उठाएंगे। अब लीजिए, हर तक उसके नियम उनको पूछिए ना कि लॉकडाउन में निकलना घर से बिना परमिशन का सही है, ये सही तो मुन्ना शुक्ला का गिरफ्तारी पूछिए ना कब होगा मैम। बीजेपी विधायक जो 4000 लोगों के साथ अपने बेटा का शादी करता है उसका गिरफ्तारी कब होगा? विधायक का, आपके विधायक 4000 लोगों के साथ अपने घर में ब्याह रचवाते हैं, उनके ऊपर कोई ना गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है ना किसी तरह की कोई कार्रवाई हो रही है? नहीं, उन पर FIR हुआ है। गिरफ्तारी हुई? वो उसके जांच के बाद उसको सुसंगत धारा में ला के गिरफ्तारी होगी। इसमें कहाँ है कि गिरफ्तारी होगा? तो पप्पू यादव कौन सा मर्डर करके बैठे हुए थे मनोज जी? पप्पू यादव ने कौन से 10-15 लोगों को जान से मार दिया जो तुरंत उनको गिरफ्तार कर लिया? उनकी तो कोविड रिपोर्ट भी नेगेटिव है, ये भी डर नहीं है कि उन्होंने किसी को कोविड फैलाया होगा? ना पल्लवी जी, एक सवाल का जवाब दीजिए कि लॉकडाउन में बिना परमिशन का कहीं आना जाना सही मैं दे तो रही हूँ जवाब सर। लॉकडाउन के नियम का हर किसी को पालन करना चाहिए, चाहे वो पूर्व सांसद हो या वर्तमान विधायक। लेकिन ये क्या बात हुई कि पूर्व सांसद पर तो कड़ी कार्रवाई हो जाती है लेकिन वर्तमान विधायक पर कार्रवाई नहीं होती, जबकि लॉकडाउन के नियमों का दोनों ने उल्लंघन किया। इसके पीछे का लॉजिक मुझे समझाइए सर, कमजोर बच्ची हूं मैं, समझ नहीं पा रही हूँ इसके पीछे का लॉजिक। नहीं, उन पर देखिए, उन पर कार्रवाई हुआ कि उन्होंने अस्पताल के प्रशासन ने उन पर FIR किया अमनौर थाना में। जहां पर FIR किया, सरकार किसी पर FIR नहीं की। वो जब FIR किया तो उसको वहां के प्रशासन ने जांच किया। जांच करने के बाद पटना DM से कंफर्मेशन लिया कि वो छपरा आए, तो इसके लिए उन्होंने बजाबते जो नियम होता है वो सूचना लिया कि नहीं लिया, परमिशन ली कि नहीं ली। जब पटना जिला प्रशासन का छपरा जिला प्रशासन को गया, उसके बाद उन पर FIR हुआ है। उससे पहले कहना चाह रहे हैं प्रदीप यादव जी, एक बार सुन लेते हैं उनके, बताइए। देखिए, मैं यह कहना चाह रहा हूँ, इन्होंने कहा कि तेज प्रताप जी ने ट्वीट किया, डिलीट कर दिया, तेजस्वी जी चुप हैं। इनके पार्टी के बीजेपी के रजनीश जी हैं, उप सचेतक कभी हुआ करते थे। उन्होंने कहा कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी अमानवीय है। ये जिन पार्टी के साथ ये सरकार चला रहे हैं, इनके जीतन राम मांझी बोले अमानवीय हैं। मुकेश सहनी ने बोला कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी अमानवीय है। पहले ये अपना गठबंधन में ये क्लियर करे कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी के लिए कौन लोग सही है कौन लोग गलत है। इनके पार्टी के लोग ही सवाल खड़ा कर रहे हैं, ठीक। और दूसरी बात यह कह रहे हैं कि NMCH के लोगों ने प्राथमिक दर्ज किया, वहां का सारण के लोगों ने प्राथमिक दर्ज किया। 40 एम्बुलेंस इस परिस्थिति में रखने वाले लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा नहीं चलेगा।
यहाँ लोग एम्बुलेंस के लिए 50,000 का भाड़ा दे रहे हैं। बिल्कुल लेकिन वो प्रदीप 40 जी आपकी पूरी बात सुनेंगे सर, आपका पूरा जवाब लेंगे। बस एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना है, फौरन हाजिर होंगे। गुरु तेग बहादुर मेरा नाम जोगिंदर सिंह, हैड ग्रंथी गुरुद्वारा ਧਮਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੀਂਦ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਪਣੀ 2 ਵਾਰੀ ਚਰਨ ਸਪਰਸ਼ ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਥਲ ਸਰ ਕੀਤਾ, ਢਵਾਣਾ ਸਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਾਜਾ ਗਜਪਤ ਰਾਏ ਜੀਂਦ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀਗਾ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਰਘੁਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਸਨੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰੀਬਨ 750 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭੇਟ ਕੀਤੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं और राष्ट्रधर्म में आज इसी मसले पर चर्चा हो रही है। दोनों मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप यादव जी, अब आपके पास ही आना चाहेंगे, अब आप अपनी बात जारी रखिए सर। वही बात कर रहे थे कि 40 एम्बुलेंस को अवैध रूप से रखने वाले लोग पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता है क्या? जब इस परिस्थिति में जब स्थिति दयनीय है कि लोग अपने घर का जो चीज यूज करने वाला सामान होता है, जो उसकी जरूरत पड़ती है, वो देने का काम करता है। और ये तो सरकार के द्वारा, सरकार की राशि से खरीदा गया एम्बुलेंस था। इसको आप किस पर्पज से रखे थे छुपा करके, वो उजागर करने वाले पप्पू यादव की गिरफ्तारी हो जाती है। वो सरकार को आईना दिखाने वाले पप्पू यादव की गिरफ्तारी हो जाती है। तो बस यही चीज है कि इनको जो आईना दिखाएगा उस पर ये ईडी, सीबीआई उसका कार्रवाई करके उसको डर का एक माहौल पैदा करने का काम करता है। इनका नीति और इनका सिद्धांत इस पर सरकार चलता है। ठीक, बस मैं यही कहना चाहूंगा कि समय रहते हुए सचेत हो जाइए, और नहीं तो बिहार की जनता आपको सबक सिखाएगा। ठीक है सर, लेकिन एक बार क्लियर कर दीजिए। अभी मुझे पता है मनोज जी फिर यही सवाल अपना रिपीट करेंगे कि बता तो दीजिए कि तेज प्रताप और तेजस्वी यादव के बीच क्या बातचीत हो रही है। यादव परिवार इस गिरफ्तारी के पक्ष में है कि विपक्ष में है, एक बार उनको क्लियर कर दीजिए, नहीं तो वो दोबारा यही सवाल रिपीट करेंगे। प्रदीप जी, आपकी आवाज नहीं मिल रही है सर, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। प्रदीप जी, एक बार दोबारा फोन पैच करवा लेते हैं, शायद कोई टेक्निकल इशू हो रहा होगा, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है। मनोज जी का रुख कर लेती हूँ तब तक। बताइए मनोज जी, वो तो तमाम तरह की बातें कर रहे हैं और सही बात है, जब इस तरीके से कार्रवाइयों में अंतर दिखाई देता है तो सवाल खड़े क्यों ना हो। लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन कई लोग कर रहे हैं, लेकिन जब किसी एक व्यक्ति विशेष पर कार्रवाई होती है और वो भी इतनी कड़ी कार्रवाई, तो सवाल उठना लाजमी है। मनोज जी। नहीं, देखिए, सरकार ने किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की है। आपदा प्रबंधन के नियम के अनुसार जो अस्पतालों ने जो एफआईआर करवाए, उस एफआईआर के जांच करवाने के बाद ही एसपी ने गिरफ्तारी का आदेश निकाला है। और कोई भी किसी भी व्यक्ति का या जहां भी जिस जगह पर भी आया है, उस जगह पर भी जो आपदा प्रबंधन के एक्ट के तहत केस दर्ज नहीं है, उन पर थोड़ी सी स्थिति है। उनको जांच करने के बाद उसको जब तक एसपी अपने जांच करके नहीं प्रतिवेदन देंगे, तब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। मैं वही समझना चाह रही थी आपसे, पहले भी मैं यही समझना चाह रही थी सर। एक व्यक्ति लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहा है, उस पर अस्पताल प्रशासन ने एफआईआर दर्ज करवाई और बड़ी जल्दी उस एफआईआर की जांच करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन एक शख्स जो अपने घर में शादी करवा रहा है, वो भी ऐसे समय में जब 50 लोगों को भी अनुमति नहीं है और आप हजारों की संख्या में लोग बुला रहे हो, उस एफआईआर पर कोई जांच नहीं हो पाती। इतना समय लग जाता है कि अभी तक जांच नहीं हो पा रही है और ना उस मसले पर कोई कार्रवाई होती है। तो
गंभीरता क्या है, मैं वही जानना चाह रही हूँ। एक जगह हजारों लोगों की सोशल गैदरिंग हो रही है, वो ज्यादा गंभीर मसला हो गया, या फिर एक शख्स अस्पताल चला जा रहा है, वहां जाकर वो वहां की व्यवस्थाएं देख ले रहा है ताकि लोगों को कोई परेशानी ना हो, तो ये ज्यादा गंभीर मसला हो गया। तो इसमें तो आप संज्ञान ले सकते हैं ना, गंभीरता के हिसाब से तो संज्ञान ले सकता है ना आपका प्रशासन। ये देखिए, मैं आपको कहा कि जो आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत जो अभी कोई दर्ज होते हैं मामले, उस पर तुरंत होते हैं। जो नियम के तोड़ने पर होती है उसकी भी जांच चल रही है। बहुत जल्दी उनके ऊपर भी वारंट निकलेगा, उनकी भी गिरफ्तारी तय है। इसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। और बहुत जल्दी नहीं, इन पर 4-5 दिन पूर्व भी आवेदन आया हुआ था, छपरा में भी आवेदन आया था। जब सारे जगहों से जांच करके जब सही पाया गया कि उन्होंने लॉकडाउन का उल्लंघन किया है, तब उस धारा में इनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है। ऐसा नहीं है कि उसी दिन कोई मुकदमा दर्ज हो गया, उनकी गिरफ्तारी हो गई। पूरे जांच के बाद ही उनको गिरफ्तार किया गया। बताइए प्रदीप यादव जी, आवाज मिल रही है आपको? हेलो सर, मेरा सवाल तो वही था, उसके अलावा भी आपने मनोज जी को भी सुना होगा, तो उनकी बातों पर भी प्रतिक्रिया। नहीं, बार बार मैं वही कह रहा हूँ ना कि गिरफ्तारी उन व्यक्ति का हुआ जो समाज सेवा कर रहा था। आज मैं इस बात से क्लियर हो गया कि यदि आप समाज के लिए अच्छा काम कीजिएगा, समाज के लिए लड़िएगा, समाज में दुख दर्द और पीड़ित रोगी व्यक्ति के लिए आप उनकी सहायता कीजिएगा, तो ये निकम्मी डहरी गूंगी और तानाशाह सरकार है, हिटलर से भी बड़ा तानाशाह है, या आपको गिरफ्तारी करवा देगी। बस आज के घटनाक्रम से यही बात पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। पप्पू यादव जैसे लोगों का गिरफ्तारी कराना सरकार के मंशा पर सवाल खड़ा करता है, और सरकार पर को ये सोचना पड़ेगा कि आज पप्पू यादव जैसे लोगों को गिरफ्तारी किया है, और कल से आप जिनको ये पूछिए ना कि ये कितने बेशर्म है कि वहां बक्सर में 60 से 70 लाशें नदिया में तैर रही है, उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? पटना के घाटों पर रात से 25 से 30 लाशें फेंका हुआ मिला, उसको कुत्ते नोच रहे हैं, उसकी जिम्मेवारी कौन लेगी? इनका स्वास्थ्य विभाग और इसके स्वास्थ्य मंत्री कोमा में है, और बिहार को ये रसातल में भेजने का काम किया। जब जब कोई विपदा की घड़ी आएगी, इनके स्वास्थ्य मंत्री का बस कुछ नहीं होता है, सिर्फ डाटा मैनेज करो, सिर्फ डाटा मैनेज करो, कि डाटा प्रैक्टिकल करो, कि इसको कम करो, आंकड़ा कम करो। ये अपना जांच जो है वो कम कर दिए हैं, जांच कम कर रहे हैं ये। तो ये चीज सोचना पड़ेगा। इन्होंने बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था को नर्क बना दिया। दरभंगा मेडिकल कॉलेज के जो अधिकारी थे, उन्होंने इस्तीफा देने का काम किया कि मेरे पास ऑक्सीजन की किल्लत है, हम यहाँ नहीं चला पाएंगे। और कई एनएफसीएच के जो सुपरिटेंडेंट थे, उन्होंने खत लिखने का काम किया। जब इनके अधिकारी पोल खोल कर रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि कानून अपना काम करेगा, कानून का राज है। क्या कानून का राज है? आपने तो बिहार को नष्ट नाबूद करने का काम किया। ठीक है मनोज जी, 2 बातें रखी हैं उन्होंने। सबसे पहली बात तो वो ये कह रहे हैं कि आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, टेस्टिंग उतनी हो नहीं रही जितनी होनी चाहिए, जानबूझकर ये किया जा रहा है ताकि एक्चुअल जो कंडीशन है वो सामने निकल कर ना आ पाए। और दूसरा एक अहम मसला उन्होंने ये उठाया है, लाशें बहाई जा रही हैं गंगा घाटों पर, नदियों में इतनी लाशें बहाई जा रही हैं, ये कहां से आई हैं, किसकी है, किसकी देखरेख में ये हो रहा है, इसकी जांच कौन करेगा? पप्पू यादव के एफआईआर की जांच तुरंत हो जाती है, लेकिन लाशों को बहाने के मसले पर कौन जांच करेगा, इसकी जिम्मेदारी किसकी? बताइए। 2 सवाल, दोनों के जवाब आपसे चाहूंगी मनोज जी। तो आदेश मिला है वहां के जांच करने का। पटना में पता नहीं इनके घर में किसी के लाश को कोई कुत्ता नोच के खा रहे हो, 25-30 लाश को, तो ये यही जानेंगे। और तो पटना के कोई जनता तो नहीं जान रही है कि पटना में कहीं पर 25-30 लाख हुआ था और उनको था। इनको आंकड़े की बात जहां तक आपने किया, तो जब बिहार में 15,000 से ऊपर लोग भी जब कोरोना पॉजिटिव हो रहे थे, तो ये भी आंकड़ा आया। आज 15,000 लोग रिपोर्ट आया है, वो भी आंकड़ा आ रहे हैं। जहाँ तक का टेस्टिंग का सवाल है, तो हम नहीं कहते हैं, मीडिया का ही रिपोर्ट है कि 1.25 लाख डेली का टेस्टिंग करना है। मेरी बात है कि देखिए, इनके नेता तेजस्वी यादव जब जब आपदा होते हैं तो कहीं रंगेलिया मनाते रहते हैं। पिछले साल हुआ तो दिल्ली में
बिल में अब आप चाह रहे हैं कि वो बाहर निकले, लोगों की सेवा करें, फिर आप जाकर एफआईआर दर्ज करके उन्हें भी गिरफ्तार कर लें। एक बात बताइए मनोज जी, अच्छा है ना वो घर में बैठे हुए हैं, आप ही के लॉकडाउन के नियमों की पालना कर रहे हैं सर, वो भी बाहर निकलेंगे, आप उन पर भी एफआईआर दर्ज करवा देंगे, उसके बाद उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तेज प्रताप निकल तो रहे हैं, बस अभी गनीमत मानिए कि वो कुछ ऐसा नहीं कह रहे कि यहाँ पर ये कमी है, वहां पर वो कमी है, सरकार ने ये नहीं किया वो नहीं किया, इसलिए बचे हुए हैं। प्रदीप यादव जी, आपको सलाह है, उनको बता के रखिएगा तेज प्रताप को कि आप दौरा तो कर रहे हैं लेकिन कुछ गलत मत बोलिएगा, अदरवाइज उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है। अब ऐसी कंडीशन में कोई क्यों निकलेगा भला? मनोज जी मुझे ये बताइए। किसी को निकलने पर रोक नहीं है। आप किस काम से जा रहे हैं, आपको परमिशन ले लेना है। जब ये लॉकडाउन के नियम में ये आया है कि बिना परमिशन के नहीं जाना है, एक बात बताइए, जेडीयू के कितने कार्यकर्ता हैं? मनोज जी एक सवाल, आपको तो अच्छे से पता होगा सर, आप इतने अच्छे प्रवक्ता हैं जेडीयू के, कितने कार्यकर्ता इस समय धरातल पर काम कर रहे हैं, मुझे ये बताइए। जेडीयू के, बीजेपी के मैं बात ही नहीं कर रही हूँ, जेडीयू के कितने कार्यकर्ता इस समय काम कर रहे हैं और क्या वाकई में काम कर रहे हैं? क्योंकि फिर तो मैं यही उम्मीद करूंगी कि सबके पास एक पास होगा, सबने अपनी अपनी परमिशन ले रखी होगी, कितने से कितने बजे उन्हें बाहर निकलना है इसके लिए भी उन्होंने इजाजत ले रखी होगी, और कर्फ्यू पास तो उनके पास होगा ही होगा। आप खुद बाहर जा रहे हैं सर, आप भी अपना कर्फ्यू पास दिखा दीजिए मुझे मनोज जी। जो लोग पार्टी ने जिन लोगों को अधिकृत किया है उनको कर्फ्यू पास मिला हुआ है, उसमें कर्फ्यू पास जो मिला हुआ है, खाना बनाने जो खाना लेके जाते हैं उनको मिला हुआ है, जिनको ऑक्सीजन पहुंचना है उनको मिला हुआ है। आज भी सीतामढ़ी में, समस्तीपुर में, मधुबनी में पार्टी के कार्यकर्ता जा रहे हैं। हमारे टीम सेनानी के जितेंद्र नीरज के नेतृत्व में पूरे बिहार में ये कार्यक्रम चल रहा है। लोग जहाँ भी है, 5 लोगों का पास इशू है हर जिला में, वही लोग कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं, सारे लोग नहीं जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, समय की कमी है सर, समय की कमी है। एक आखिरी कमेंट ले लेती हूँ प्रदीप यादव जी से, बताइए, जल्दी से बता दीजिए सर। मैं यह कह रहा हूँ कि इनके जो मुख्यमंत्री जी हैं, इस कोविड में 2 दिन ये निरीक्षण करने के लिए निकले, इतने बेशरम हैं, आंख पर काला चश्मा लगा करके, काला शीशा लगा करके इनके मुख्यमंत्री जी पटना के पूरी तरह से, जैसे प्रवासी लोग आते हैं घूमने के लिए, घन चक्कर लगा लिए चारों तरफ पटना, लेकिन ये इतने डरे हुए हैं, ये पीएमसीएच हॉस्पिटल नहीं गए, एनएमसीएच नहीं गए निरीक्षण करने के लिए, आईजीएमएस नहीं गए, सड़कों पर घूम करके, काला चश्मा पहन करके, काला शीशा लगा करके। प्रदीप यादव जी, आप विपक्ष में बैठे, हम आपसे ही उम्मीद करेंगे कि आप सच्चाई सामने लेकर आएं, क्योंकि विपक्ष मजबूत होगा तो ही सरकार अच्छे से काम कर पाएगी। फिलहाल समय की कमी है इसलिए मैं आपको रोक रही हूं। आप दोनों ही मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी तमाम चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद सियासत बिहार में उबाल पर है। खैर, ये तो देखने वाली बात रहेगी कि इस मसले पर यादव परिवार की क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है, और दूसरा उनको रिहाई कब मिल पाती है। इसी के साथ राष्ट्रधर्म में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। अगर ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਟੀਕੇ ਲਗਾਓ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਤਿਹ ਕਰੋ। ਗਿਆਨੀਆਂ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜੇ ਮੰਨੀਏ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਫਤਿਹ ਹੋਊਗੀ ਜ਼ਰੂਰ। आओ मिलके कोरोना नु हराइए। वैक्सीन लगवाओ, परिवार बचाओ। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ANB एक्सप्रेस न्यूज ऑन व्हील्स टाटा स्काई, एयरटेल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, जियो टीवी, गूगल प्ले, यूट्यूब और ऐप स्टोर पर रात 9 बजे ANB न्यूज पर आ रही है। धन्यवाद।
न्यूज ने ठाना है, कोरोना को हराना है। आपके हित में जारी। नमस्कार, एएनपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है राष्ट्रीय धर्म में। देश में कोरोना से थोड़ी राहत मिलती नजर आ रही है, जहां बीते 24 घंटे की हम बात करें तो 3,29,379 नए मरीजों के साथ भारत में अब तक कोरोना के कुल मामले 2,29,91,927 हो चुके हैं। कोरोना के नए मामलों में गिरावट के अलावा एक्टिव केस में भी भारी कमी देखने को मिली है। देश में बीते 24 घंटे में 3,55,745 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। अब तक 1,90,21,207 मरीज ठीक हो चुके हैं। अब देश में कम होते आंकड़ों को देखकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी राहत देते हुए एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट की जरूरत नहीं है, ऐसा कहा है। तो वहीं आंकड़ों में बेशक थोड़ी राहत मिल रही हो, लेकिन शहरों में अभी भी जो हालात हैं वो चिंताजनक है। लेकिन साथ में गांव में लोगों के ना तो सही तरीके से टेस्ट हो पा रहे हैं और ना ही वैक्सीनेशन हो पा रहा है। हर रोज ग्रामीण क्षेत्रों में चिंता पैदा करने वाले सवाल खड़े हो रहे हैं। कई गांव तो ऐसे हैं जहां पर हर रोज कई लोगों की जान जा रही है। आलम इस हद तक बिगड़ चुके हैं कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार में कई जगहों पर गंगा नदी में शव मिले हैं, जिस पर विवाद भी पैदा हो चुका है। कहा यह जा रहा है कि शमशान घाटों में जगह नहीं मिलने और लकड़ी की कमी की वजह से शवों को नदियों में प्रवाह किया जा रहा है। लेकिन सवाल यह कि ऐसी लापरवाही से कोरोना महामारी कहीं और तेजी से न फैल जाए। चाहेंगे पिछले कुछ दिनों तक करीब 12 स्टेट ऐसी थी जहां पर कि 1 लाख से अधिक एक्टिव केसेस थे। मध्य प्रदेश एक नई स्टेट उसमें ऐड हुई है जहां पर कि एक्टिव केसेस की संख्या में बढ़ोतरी नोट की गई है। साथ ही अगर हम केस पॉजिटिविटी को एनालाइज करें तो आपको बता दें कि देश में आंकड़ों में थोड़ी राहत जरूर देखने को मिली है, लेकिन सवाल अभी भी बरकरार कि वैक्सीनेशन को लेकर जो स्थिति है वो किस तरह की। लेकिन मौजूदा स्थिति जो समाज में ग्रामीण क्षेत्रों में खास तौर पर देखने को मिल रही है वो बहुत चिंताजनक है। हर रोज कई जो ऐसे गांव हैं जहां पर कई लोगों की जान जा रही है। लोग तिल तिल कर मरने को मजबूर हैं। और इसके साथ ही आपको यह भी बताते चले कि लगातार बढ़ते संक्रमण के साथ ही चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। सरकार के जो आंकड़े हैं वो जरूर ये कहते हैं कि थोड़ी राहत देश में कोरोना से मिल रही है, लेकिन जो हकीकत जमीन पर देखने को मिलती है वो इससे इत्र ही देखने को मिलती है। लेकिन जो शमशान घाटों के बाहर लंबी कतारें लगी हैं, जो शमशान घाट लगातार दिन रात वहां पर लंबी जो कतारें देखने को मिलती हैं, उन कतारों के सामने ये आंकड़े बौने नजर आने लगते हैं। इतना ही नहीं, आपको यह भी बताते चले कि ग्रामीण क्षेत्र में खासतौर पर अब जो नई तरह की समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ रहा है, उसके चलते भी लगातार विवाद पैदा हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में अगर हम देखने की कोशिश करें तो वहां पर ना तो सही तरीके से वैक्सीनेशन की स्थिति वहां पर है और ना ही टेस्ट मिल पा रहा है। लोगों का आरोप है कि वो लोग कोरोना का टेस्ट कराने के लिए दर दर भटकने को मजबूर हैं। इतना ही नहीं, लोगों का यह भी आरोप है कि उनके गांव में अभी तक कोई भी वैक्सीन लगाने के लिए नहीं पहुंचा है, जिसके चलते ग्रामीण क्षेत्रों में चिंता का जो विषय है वो लगातार पनपता जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों की हम खासतौर से बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लगातार जिस तरह के हमने मामले शहरों में देखे थे, शहरों में बुनियादी सुविधाएं कहीं ना कहीं मिल जाती हैं, अस्पताल मिल जाते हैं, वहां पर डॉक्टर मिल जाते हैं और साथ में लोगों के पास इस तरह की आधुनिक सुविधाएं होती हैं कि वो फोन के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से मदद ले लेते हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पर ट्विटर, फेसबुक की जो पहुंच अभी भी दूर है, जहां पर लोग मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जो लोग कोरोना और बुखार में फर्क नहीं समझते हैं, वहां पर लोगों की जो चिंताएं हैं वो यकीनन बढ़ती नजर आ रही हैं। उससे लोगों की जो परेशानी है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। हर तरफ अगर स्थिति देखें तो भयावह होती नजर आती है, चिताएं जलती नजर आती हैं, शमशान घाटों के बाहर लंबी कतारें
नजर आती है। लोग तिल तिल कर मरने को मजबूर होते हैं। बहुत ही समस्या पैदा करने वाली तस्वीरें सामने आती हैं, लेकिन उन सब के बीच में लोग जो लगातार एक दूसरे की मदद करके कोरोना को हराने की कोशिश में जुटे हैं, एक दूसरे का हाथ थाम करके इस कोरोना को हराने की कोशिश में जुटे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद अभी भी जो कोरोना का संक्रमण है उसकी चैन टूटती नजर नहीं आ रही है। हालांकि केंद्र सरकार की हम बात करें तो केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के जो आंकड़े सामने आए हैं उसमें थोड़ी राहत देश को मिलती नजर आ रही है। जो आंकड़े लगातार बीते कई दिनों से 4 लाख के पार जा रहे थे, वो बीते 2 दिनों से अब 3 लाख, 3.5 लाख के आसपास आंकड़े नजर आ रहे हैं। हालांकि मौत के आंकड़ों का अगर हम जिक्र करें तो अभी भी चिंता का विषय बना हुआ है। अभी भी मौत के आंकड़े अभी भी तेजी के साथ बढ़ते नजर आ रहे हैं। लेकिन साथ में आपको यह भी बताते चलें कि जिस तरीके से लगातार कोशिश ये की जा रही है कि वैक्सीन लोगों तक पहुंचाई जाए ताकि लोग वैक्सीनेशन के माध्यम से अपने आप को मजबूत कर सकें, तो उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है वो इतनी धीमी क्यों है और आखिरकार कब तक खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पहुंचेगी। वहां पर लोग तिल तिल कर मरने को मजबूर हैं। इस तरह की स्थिति देखने को मिलती है कि उनके पास ना तो बुनियादी सुविधाएं होती हैं, ना उनके पास इस तरह की स्थिति होती है कि वो कोरोना जैसी महामारी को समझ सकें। और इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके की स्थिति ग्रामीण क्षेत्रों में। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। सत श्री अकाल जसवंत जी। हाँ जी जसवंत जी, की हाल है? हकीम साहब 2 दिन हो गए, बुखार ही नहीं उतर रहा। चाचा घबरा ना, 2 पुड़ियां खा ला, मौसमी बुखार आ, 2 दिन च चला जाऊगा। ओए तू ओही नीम हकीम है ना जिसने पिछले हफ्ते सरदूल ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਟਾਈਫਾਇਡ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਬਲਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਬੰਦੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਪਏ ਨੇ। ਕੋਵਿਡ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦੇ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਓਏ ਬਾਬਾ ਇਹਨਾਂ ਨੀਮ ਹਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾ। ਭੱਜ ਇੱਥੋਂ, ਮਾਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੁਖਾਰ, ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਆਦि ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਓ। ਨੀਮ ਹਕੀਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੈੱਕਅਪ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਹਿਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ। अब देश में कोरोना के आंकड़ों को लेकर यह दावा किया जा रहा है कि स्थिति बेहतर हो रही है और क्या कुछ कहा जा रहा है, आइए एक बार सुनते हैं। पिछले कुछ दिनों तक करीब 12 स्टेट ऐसी थी जहां पर कि 1 लाख से अधिक एक्टिव केसेस थे। मध्य प्रदेश एक नई स्टेट उसमें ऐड हुई है जहां पर कि एक्टिव केसेस की संख्या में बढ़ोतरी नोट की गई है। साथ ही अगर हम केस पॉजिटिविटी को एनालाइज करें तो देखते हैं कि 26 स्टेट ऐसी हैं देश में जहां पर कि इन्फेक्शन का थोड़ा वाइडर स्प्रेड नोट किया गया है। दैट इज कि वहां पर पॉजिटिविटी 15% से अधिक है। 5 से 15% पॉजिटिविटी वाली स्टेट्स 6 हैं और लेस देन 5% पॉजिटिव वाली स्टेट्स 4 स्टेट्स हैं। कुछ दिनों में दिल्ली के अंदर जो पॉजिटिविटी है वो 36% से घटते हुए 19% के करीब आ गई है और जो टोटल केसेस थे 28,000 पर डे तक मैक्सिमम गए थे, अब ये कम होते हुए 12,500 के आसपास आ गए हैं। तो थोड़ी सी लगता है आशा की किरण नज़र आ रही है कि जो बहुत तेज़ी से केसेस बढ़ रहे थे अब वो कम होने स्टार्ट हुए हैं, परंतु अभी भी हम कंफर्ट नहीं ले सकते हैं। इसके अंदर 2 क्राइटेरिया हैं, जब तक पॉजिटिविटी 5% से नीचे ना आ जाए और केसेस भी मतलब 3-4 हज़ार से नीचे ना आ जाए, तब तक मुझे लगता है हमें पूरी तरह से मान के चलना चाहिए कि अभी केसेस काफ़ी माने जाएंगे। तो क्या इतना कह सकते हैं कि अब पीक हो गया है 28,000 केस? ये तो मैंने आपको काफ़ी दिन पहले बताया था कि दिल्ली के अंदर ट्रेंड रिवर्सल जो था वो लगभग अप्रैल के आखिरी सप्ताह में स्टार्ट हो गया था। लग रहा था कि कम होना स्टार्ट हो गया। तब भी मैंने कहा था कि कंफर्म करने के लिए थोड़ा सा समय चाहिए होता। कंफर्म है कि यहाँ पीक तो लगता है कम हो गया, कम हो रही है, पीक खत्म हो रही है। दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का ऐसा दावा है और उनके अलावा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों का जिक्र करें तो वहां पर भी ये कहा जा रहा है
कि राहत देश को कोरोना से मिल रही है। और इन हालातों को लेकर ही हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। आज की चर्चा में हमारे साथ हिस्सा लेने के लिए मोहित रंजन, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर एएनपी न्यूज पर। नीतीश कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजसेवी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर एएनपी न्यूज पर। सबसे पहले मोहित रंजन, में रुख आपका करना चाहूंगा, मौजूदा परिस्थिति आपको देश में कैसी नजर आ रही है कोरोना को लेकर? बहुत बहुत शुक्रिया। जब पहली बार कोरोना का समय आया था, उस समय हम सबको दोबारा यही बताया गया था कि अब कोरोना की स्थिति खत्म हो रही है, भयावह स्थिति खत्म हो रही है, और दोबारा फिर से अब जब समय आया है तो सब डरे हुए हैं। हम आपातकाल जैसी स्थिति हुई पड़ी हुई है। मेरा प्रश्न ये है कि हर चीज के लिए क्या केंद्र सरकार ही जिम्मेदार है? अगर केंद्र सरकार जिम्मेदार है तो राज्य सरकार क्यों बनी? राज्य सरकार का दायित्व क्या है? जनता का दायित्व क्या है? समझना पड़ेगा। सबने कहा कि नरेंद्र मोदी के इन सब क्या उसे कहते हैं, जो भी रैलियां निकली उसके कारण ये भयावह स्थिति पैदा हुई है। मुंबई में तो कोई नरेंद्र मोदी की रैली नहीं थी, बिहार में, दिल्ली में कोई नरेंद्र मोदी की रैली नहीं थी, लेकिन यहाँ पर क्यों पैदा हुआ? चलिए मान लेते कि इस बार खत्म हो रहा है, जल्दी समय बहुत अच्छा है। भगवान से प्रार्थना है कि समय और अच्छा है, इससे बेहतर हो, कोई ना मरे, सब सुख समृद्ध रहे। लेकिन प्रश्न मेरा ये है कि दोबारा अगर तीसरा, जिसकी बात कर रहे हैं, तीसरा कोरोना काल आया, तीसरा कोरोना का समय आया, तब हम क्या सोचे हैं उस समय, उस परिस्थिति के लिए? क्या हम तैयार हैं? क्या राज्य सरकार तैयार है? मेरा प्रश्न आपसे ये है मोहित भाई, आप बताइए ना। बिल्कुल मोहित जी, यकीनन तीसरी लहर को लेकर चिंताएं भी अब बढ़ चुकी हैं। चिंताओं के बीच में सरकार अपने अपने दावे कर रही है। लेकिन मोहित जी, अगर एक बात और हम समझने की कोशिश करें, समाज का रुख आपको कैसा नजर आ रहा है? एक दूसरे की मदद के लिए समाज किस तरह का नजर आ रहा है? क्या लोगों का सहयोग मिल पा रहा है सरकारों को? सोनू सूद का नाम सब जानते हैं, ये नीतीश भाई है ना, ये अपने आप में एक सोनू सूद है, पूरे बिहार को संभाले हुए हैं। इनकी टीम में जो लोग हैं, ये समाज के कुछ लोग हैं जो इस परिस्थिति का फायदा उठा रहे हैं, लेकिन समाज में दूसरे सोनू सूद जो नीतीश के जैसे हैं, वो भी तो समाज सेवा में लगे हुए हैं। वो भी अपनी रात की नींद को खो चुके हैं, समाज की सेवा में लगे हुए हैं। ऐसे लोग भी हैं। हम बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि समाज में लोग ऐसे नहीं है जो लोगों की मदद नहीं कर रहे हैं, लेकिन समाज में लोग ऐसे भी हैं जो सोनू सूद जैसे हैं। सोनू सूद बिल्कुल तो नहीं, लेकिन सोनू सूद से कम भी नहीं है। इसके हमारे साथ इसका परिभाषा हमारे सामने नीतीश भाई है। इनके बारे में हम हर रोज सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। ये अपने आप में एक बड़ी चीज है। यकीनन नीतीश कुमार जी का मैं रुख करता हूं। बिहार में सोनू सूद का उनको कहा जाता है कि बिहार के सोनू सूद हैं। नीतीश जी, आप किस तरीके से काम कर रहे हैं और किस तरह की चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ता है? मौजूदा परिस्थिति बिहार में खास तौर पे कोरोना की कैसी नजर आती है? नीतीश जी, क्या आपको हमारी आवाज मिल रही है? नीतीश जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। मोहित जी, मैं फिर से रुख आपका करता हूं। राज्य सरकारों को लेकर जो उनकी वो अपने जो कदम उठाती हैं उसको लेकर सवाल उठते हैं, लेकिन आप प्रशासन को लेकर क्या कुछ कहेंगे? प्रशासन की जो भूमिका है, क्या वो सही तरीके से होना पड़ेगा? प्रशासन बहुत कमजोर है, चाहे किसी भी स्टेट की हो, चाहे दिल्ली सरकार हो, चाहे बिहार सरकार हो। बिहार में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दिल्ली में केजरीवाल की सरकार हो, चाहे किसी भी राज्य की सरकार हो। अभी सरकार को यह समझना पड़ेगा कि राजनीति छोड़कर, राजनीति को बिल्कुल दूर छोड़कर जनता की सेवा में लगी। ये समय राजनीति की नहीं है, ये समय है जनता की सेवा के लिए, और यही जनता है कि ये अपनी सरकार बना पा रहे हैं। अभी चाहे न्यूज चैनल, मोहित भाई, चाहे आपका न्यूज चैनल, चाहे जो भी बड़े देश के न्यूज चैनल से कुछ भी बोले, लेकिन ये समझना पड़ेगा कि अभी अगला जो समय है, अगली जो परिस्थिति है, उसके लिए क्या हम तैयार हैं? हम बिल्कुल तैयार नहीं, हम बिल्कुल तैयार नहीं, बिल्कुल तैयार नहीं। यकीनन सवाल उठ ही रहे हैं इसी वजह से। नीतीश जी, क्या आपको हमारी आवाज मिल रही है? नीतीश कुमार जी, क्या आपको हमारी आवाज मिल पा रही है?
नीतीश जी की आवाज अभी भी नहीं मिल पा रही, हम फिर से कोशिश करेंगे उनसे संपर्क साधने की, लेकिन इस बीच एक और छोटे से ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक के उस पार बिहार और देश के जो हालात हैं उसको लेकर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है, टीके की सुरक्षा अपना कर सुरक्षा चक्र बनाना है। 18 साल की उम्र हो, युवा हो या बुजुर्ग हो, एक पल भी सोचे बिना ये मौका नहीं गवाना है। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है, टीका लगने के बाद भी सुरक्षा को अपना कर भी मास्क फिर भी लगाना है, 2 गज की दूरी निभाना है। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। मैंने कोविन एप्लीकेशन से अपना रजिस्ट्रेशन कराया और आज मेरा अपॉइंटमेंट मिल गया। पीजीआई में सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से हुआ। प्रोसेस बहुत ही स्मूथ और बहुत ही लाइट तरीके से कंडक्ट किया गया। 18+ के लिए ये जो इनिशिएटिव लिया गया है बहुत अच्छा है। तभी मुझे वैक्सीन लग गई है और बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे। मैं इसके लिए हमारी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया करना। चलो टीका लगवाएं, कोरोना को हराएं। निःशुल्क टीकाकरण अभियान में 18 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए टीका लगवाकर सुरक्षा कवच बनाएं। comin.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करवाएं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ANB एक्सप्रेस न्यूज ऑन व्हील्स, टाटा स्काई, एयरटेल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, जियो टीवी, गूगल प्ले, यूट्यूब और ऐप स्टोर पर रात 9 बजे ANB न्यूज पर आ रही है। धन्यवाद। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। लगातार चर्चा जारी है कि किस तरीके से देश में स्थिति बन चुकी है, किस तरीके से समाज एक दूसरे की मदद कर रहा है। मोहित रंजन राजनीतिक विश्लेषक और नीतीश कुमार समाजसेवी दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। नीतीश जी, मैं रुख आपका करना चाहूंगा, बिहार की स्थिति आपको मौजूदा परिप्रेक्ष्य में क्या नजर आ रही है? तो मैं ANB जी नीतीश जी, जो कोरोना की स्थिति बिहार में वो ठीक ठाक है नहीं जी। अभी कुछ दिन पहले जो रिपोर्ट आया था जी, उसमें तो दिखाया जा रहा है कि मतलब जी कहीं ना कहीं छिपाए जा रहे हैं। वास्तविक रूप अगर आप गांव में देखें तो पता चल जाता है। अभी लगातार हम लोग ग्रामीण लेवल पे काम कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे रोज हम लोगों के पास करीब 100 कॉल्स आते हैं सिलेंडर के लिए, तो कभी रेमडेसिविर के लिए, तो अलग अलग जरूरतों के हिसाब से यहाँ कॉल आते हैं। तो मेरा मानना यह है कि अभी जो सरकार है, वर्तमान सरकार है, वो अपना आंकड़ा छुपा रही है। और आप यहाँ नजदीकी शमशान घाट है, वहाँ पे जाके देखिए, पहले जब हुआ करता था कि यहाँ पे करीब दिन में करीब 50 लाश जड़ती थी, लेकिन अभी करीब जो डेली का आंकड़ा है, वहाँ के ग्रामीणों ने बताया कि 250-300 लाशें जड़ रही हैं। तो इससे यह आंकड़ा साफ हो जाता है कि जो कोरोना की स्थिति है गांव में कितनी भयावह हो रही है। और कहीं ना कहीं इसमें राज्य सरकार भी दोषी है। लेकिन नीतीश जी, आप किस तरीके से काम कर रहे हैं, कैसे लोगों की आप मदद कर रहे हैं, क्या चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ता है? बिल्कुल, क्योंकि हम छात्र हैं और समाज अभी तो
यहाँ आए थे घर पे तो देखे कि मतलब हमारे लोग मर रहे हैं, तो हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ अपने मित्रों को जोड़ा और मित्रों को जोड़कर लगभग बिहार ही नहीं पूरे भारत में और भारत के अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग राज्यों में जो हमसे हो रहा है, जैसे कि हम लोग पहले कुछ नंबर आते हैं उसको वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई करने के बाद उस मरीज के अटेंडेंस से बात करते हैं, वहां से वेरीफाई करने के बाद उनको व्हाट्सएप पे हम लोग मुहैया कराते हैं ताकि वो लोग वहां तक अस्पताल में या जो चीज की जरूरत हो, जैसे सिलेंडर की किसी को आवश्यकता हो तो सिलेंडर पा जाए, रेमडेसिविर की आवश्यकता हो तो वो लोग रेमडेसिविर पा जाए, अस्पताल में बेड की आवश्यकता हो तो बेड पाए, आईसीयू की आवश्यकता हो तो आईसीयू पाए। बस यही हम लोग का माध्यम है। बस जो है हम लोग ग्राउंड लेवल भी काम कर रहे हैं और फोन से भी काम कर रहे हैं, क्योंकि अभी का जो परिवेश है वो ग्राउंड लेवल काम करने योग्य है नहीं, फिर भी जो ग्रामीण स्तर पे है उससे हम काम कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग छपरा के लिए जहाँ मैं रहता हूँ प्योर ग्रामीण इलाका है, यहाँ कोई ऑक्सीजन टाइप की कोई सुविधा नहीं है, यहाँ कोई ऑक्सीजन प्लांट नहीं है, यहाँ ऑक्सीजन के लिए मारामारी है। तो हम लोगों ने कल पूरी टीम ने, लेकिन सरकार ये दावा करती है नीतीश जी कि ऑक्सीजन की, रेमडेसिविर की, इस तरह की दवाइयों की, इंजेक्शन की कोई कमी नहीं है, हम तमाम जगहों पर पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचा रहे हैं। दावे टीवी पर किए जाते हैं, ये दावे टीवी पर किए जाते हैं, ऐसा कोई यहाँ पे हकीकत नहीं। जमीनी हकीकत, आप जब जमीनी हकीकत से रूबरू होइएगा तो आपको ज्ञात हो जाएगा कि क्या स्थिति है यहाँ पे। मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने परसों हम लोगों ने, हमारी टीम ने यह तय किया कि यहाँ पे एक हैशटैग चलाया जाए, क्योंकि अब जो भी हम लोग ग्राउंड पे जाके प्रदर्शन कर नहीं सकते हैं किसी भी चीज के लिए, सरकार से मांग करना है तो स्वास्थ्य मंत्री जो थे उनको टैग करके, हमारे जो डीएम थे उनको टैग करके हम लोगों ने हैशटैग चलाया, जिसके एवज में हमारे जो डीएम है नीलेश देवरे, उन्होंने यह आश्वासन दिया कि यहाँ एक ऑक्सीजन का प्लांट लगेगा जिससे सारी शहर की समस्याएं कहीं ना कहीं दूर हो पाएंगी। और उसके साथ साथ भी जो माननीय विधायक हैं हमारे यहाँ के, उनकी तरफ से यह आश्वासन आया कि 2 एनजीओ भी मिलकर एक और ऑक्सीजन प्लांट की व्यवस्था करेंगे। तो इसमें काम चल रहा था। फिर कल हर चीज के लिए हम लोगों को ट्विटर का सहारा लेना पड़ रहा है। जैसे कल, यानी कि सोशल मीडिया के सहारे आप लोगों की मदद करने की कोशिश करते हैं, अपनी आवाज उठाने की कोशिश करते हैं। मोहित रंजन जी, मैं रुख आपका करना चाहूंगा, ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्थिति आज पैदा हुई है, क्या वजह आप इसकी मानते हैं और क्या भेदभाव हो रहा है ग्रामीण क्षेत्रों के साथ में? अभी भेदभाव तो तब होगा ना जब सरकार काम करेगी। जी, सरकार काम ही नहीं करेगी तो भेदभाव क्या? ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़िए ना, आपका जो शहर है, जो वेल डेवलप्ड एरिया है, उसमें कौन सा समाज कुछ अच्छा काम कर दिया और लोगों की जिंदगी बच जा रही है, हॉस्पिटल में जगह मिल जा रही है, वहां पर भी तो अस्पताल के सामने लोगों को जान देनी पड़ रही है। तो सरकार ने ऐसा क्या तीर मार लिया है कि ग्रामीण और शहरी इलाकों में हम लोग भेदभाव करें, या हम लोग सोचे भी कि ऐसा सरकार भेदभाव कर रही है? बिल्कुल भेदभाव नहीं कर रही। सरकार की हैसियत ही नहीं अभी कि भेदभाव कर सके। किस राज्य की सरकार की आप बात करेंगे? हर रोज सुबह उठते ही कॉल्स आने शुरू होते हैं कि भैया आज उसकी मौत हो गई, भैया रहने दीजिएगा, ये बेड की जरूरत नहीं है, उसकी मौत हो गई हॉस्पिटल के बाद। क्या सरकार काम कर रही है? ये तमाशा नहीं है तो क्या है? सुबह से शाम तक यही ब्लैक मार्केटिंग कौन कर रहा है, सरकार को पता नहीं है? क्या लोकल पुलिस को मालूम नहीं है कि सरकार कौन ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है? रेमडेसिविर का इंजेक्शन 2000, 3000, 5000 से लेकर 50,000 में बिक रहा है। मतलब क्या है इसका? एमेट्रा का इंजेक्शन है 2.5 लाख में बिक रहा था कुछ दिन पहले तक। क्या मतलब है? सरकार कर क्या रही है? केंद्र सरकार पर क्या सिर्फ उंगली उठाना राज्य सरकार का काम है? तो राज्य सरकार बनी क्यों है? इस्तीफा दे दे। यकीनन जब हर काम के लिए केंद्र के पास जाना होगा तो राज्य सरकारों का काम क्या है? नीतीश जी, मैं एक बात और आपसे समझने की कोशिश करूंगा। कालाबाजारी का जिक्र किया मोहित रंजन जी ने, और एक और तस्वीर सामने ये आती है कि आप जिस तरीके से मदद करते हैं, कुछ नंबर सामने आते हैं, तो इस दौरान जो सीधे साधे लोग होते हैं वो शिकार हो जाते हैं धांधली का, धोखेबाजी का। कुछ लोग उनको बोलते हैं कि हम तुम्हें सिलेंडर मुहैया करा देंगे, इतना पैसा आप इस अकाउंट पे भेज दीजिए। इस तरह की तस्वीरें भी देखने को मिल रही हैं। क्या आपके पास भी ऐसी कोई शिकायत मिलती है? मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ कि आज से 4 दिन पहले मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में एक नंबर आया था, वो कहीं से ऐड हो गया था। उसके बाद वही नंबर शाम को उसी से फोन आया और बोला कि यहाँ पे हमको पटने की बात है कि यहाँ हमको सिलेंडर दे दीजिए, सिलेंडर दे देंगे आपको, हमको ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए। और उस व्यक्ति ने पेमेंट कर दिया और उसके बाद वो पैसा लेकर भाग गए और उनको
सिलेंडर की उपलब्धता भी नहीं हो पाई, तो कहीं ना कहीं वो हम लोगों को ब्लेम कर रहे थे कि आपके ग्रुप से ऐसा कुछ हुआ था। लेकिन मैंने उनको क्लेरिफाई किया कि भाई मेरे ग्रुप से नहीं हुआ है, अगर कोई आपसे फ्रॉड करता है तो यह आपकी जिम्मेदारी है, आप किससे कैसे बात करते हैं। इसलिए हम लोग डायरेक्टली अटेंडेंट से बात करते हैं, उसके बाद उनको नंबर प्रोवाइड कराते हैं और बोलते हैं कि इनसे हमारा कोई संबंध नहीं है, क्योंकि हम लोग घर पे बैठ के काम कर रहे हैं भैया, तो आप इनसे डायरेक्टली सीधा संपर्क कीजिए, अगर कुछ होता है तो ये आपकी जिम्मेदारी है। अच्छा नीतीश जी, मैं अंतिम पड़ाव में हम लोग पहुंच चुके हैं, आखिरी कमेंट के रूप में मैं आपके पास हूं, लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? और साथ में एक सवाल ये भी कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में जिनके पास मोबाइल नहीं है, ट्विटर फेसबुक नहीं है, व्हाट्सएप नहीं है, वो कैसे आपसे मदद ले पा रहे हैं? जिनके पास व्हाट्सएप फेसबुक अलग अलग माध्यम नहीं है, जो सोशल मीडिया के माध्यम नहीं है, तो वो किसी और से संपर्क करते, जैसे ये जो माध्यम चल रहा है, मतलब सिस्टम है कि हम किसी और से कहें, वो किसी और से कहा, वो किसी और से कहा, तो बस यही माध्यम है कि आसपास के जितने भी लोग हैं हमारे गांव या अलग शहरी क्षेत्रों के, तो वो उनसे कहें कि वो लड़का मदद कर रहा है, तो एक दूसरे की यानी कि मदद लेके कहीं ना कहीं काम चलाने की आप बात कह रहे हैं। मोहित जी, आखिरी कमेंट, क्या आप संदेश लोगों को देंगे? घर में रहो, सुरक्षित रहोगे, बाहर निकलोगे, भगवान भी नहीं बता सकता, महाकाल भी नहीं बता सकते, जो सुरक्षा नियम है उसका पालन करना पड़ेगा, नहीं तो आपको हॉस्पिटल में या सड़क पर दर बदर भटकना पड़ेगा कि हमको आईसीयू बेड चाहिए या ऑक्सीजन बेड चाहिए, ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए। घर में रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, इसके अलावा आपके पास कोई और साधन नहीं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का। नीतीश जी, आपका विशेष तौर पे धन्यवाद जो आपने अपना कीमती वक्त निकाला, लगातार आप लोगों की मदद कर रहे हैं, लोगों तक सिलेंडर, रेमडेसिविर जैसी तमाम जो जरूरी चीजें हैं वो पहुंचाने की कोशिश में जुटे हैं। इस तरह के बहुत से लोग हैं जो एक दूसरे की मदद से आगे आके लोगों की मदद कर रहे हैं, उन लोगों की जिंदगी बचाने का काम कर रहे हैं। लेकिन सरकारें, प्रशासन और हमारा सिस्टम आखिरकार कब जागेगा, किस तरीके से ग्रामीण क्षेत्र में हो रही असुविधाओं को लेकर कदम उठाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। लगातार खबरों के लिए देखते रहे एएनबी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं एएनबी न्यूज। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, एएनबी एक्सप्रेस न्यूज ऑन व्हील्स टाटा स्काई, एयरटेल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, जियो टीवी, गूगल प्ले, यूट्यूब और ऐप स्टोर पर रात 9 बजे एएनबी न्यूज पर आ रही है। धन्यवाद। पंजाब दी कोरोना खिलाफ जंग जारी है, तुसी भी इस जंग च अपना हिस्सा पाओ। अगर ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਟੀਕੇ ਲਗਾਓ। ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਉਪਰੰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਬੁਖਾਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਸੈਕੰਡ ਡੋਜ਼ ਲਵਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ। ਵੈਕਸੀਨ ਸੰਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 104 ਹੈਲਪਲਾइन ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। वैक्सीन लगाओ, परिवार बचाओ। कम ब्रेक।